हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हॉट्स क्वेश्चन के बारे में, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस को हम एनालिटिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, साथ ही साथ हम इन्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ले लिए जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स, म्यूटेशन, एजम्पशन, हाइपोथेसिस, इन सब चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। यानी कि एक मतलब छोटे तरीके से कहा जाए तो सब कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं क्वेश्चन में जिससे कि एक स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। लेकिन क्वेश्चंस का एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो अगर आपने हिम्मत कर ली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप सही आंसर निकाल लोगे। अगर आपका एनालिटिकल पावर अच्छा है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को सॉल्व करने का अगर आपका पावर अच्छा है, तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल पाओगे। और अगर मान लीजिए कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि खुद को काफी ज्यादा वीक महसूस करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन जो है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सब्जेक्ट जिससे हमने ये लिया है वो है सेल सिग्नलिंग। आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑल्दो मैंने भी सॉल्व करवाया है इन सारे क्वेश्चंस को, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद जो है मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हो कि हाँ, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस क्वेश्चन के लिए और क्या आंसर निकला है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको पार्ट सी में देखने को मिलते हैं, 4 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। पार्ट बी में बहुत रेयरेस्ट केस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पार्ट सी में ज्यादातर इसी टाइप के, मतलब पार्ट सी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है अपना प्रेजेंस ज्यादा शो करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है किसी भी यूनिट के साथ मिक्स करके मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निक्स, म्यूटेशन, हाइपोथेसिस और कंसेप्ट सबको मिक्स करके दे दिया जाता है। मेक श्योर ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप जितना ज्यादा खुद को प्रैक्टिस में रखेंगे उतना ही ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इन क्वेश्चंस में अच्छे खासे हिंट होते हैं और सारी कहानी इन्हीं क्वेश्चन में छुपी होती है, जिससे कि आप सही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। ऑल दो इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगता है, एक क्वेश्चन को करने में आपको 4 से 5 मिनट लग सकता है, लेकिन जब ये सॉल्व हो जाते हैं तो फॉर श्योर आपको नंबर देके जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में आप क्या सीखने वाले हैं और साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चन का आप किस तरीके से कंक्लूजन निकालने वाले हैं। इन द एंड ऑफ दिस सेशन आप मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्या पहले से ज्यादा अभी आप कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रहे हैं इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड या फिर हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस के लिए। सो लेट्स प्रोसीड। अगला है अ लिगेंड रिकॉग्नाइज टू सेल सरफेस रिसेप्टर ए एंड बी ऑन द सेम सेल। तो एक लिगेंड जो है वो दो टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कि सेम सेल पे प्रेजेंट है। लेकिन जब रिसेप्टर ए आफ्टर बाइंडिंग टू लिगेंड, यानी जब रिसेप्टर ए है, जब वो लिगेंड से बाइंड कर जाता है, आफ्टर बाइंडिंग विद द लिगेंड इज इंटरनलाइज अलोंग विद द लिगेंड। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इसका इंटरनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एंडोसाइटोज कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि रिसेप्टर बी से अगर ये लिगेंड बाइंड करता है, आफ्टर बाइंडिंग विद द लिगेंड इट इनिशिएट अ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शुरू हो जाती है ऑफ द काइनेज एक्टिविटी ऑफ द इंट्रासेलुलर डोमेन। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी तो इंट्रासेलुलर डोमेन में ही होती है। बोला है वन पर्टिकुलर डिजीज इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ द लिगेंड। यानी कि एक डिजीज है जो कि इस वजह से हो रही है बिकॉज रिसेप्टर में एक तरीके से कुछ म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पा रहा है लिगेंड के द्वारा। डिफरेंट ऑब्जर्वर इन्फर्ड दैट द डिजीज में बी रिजल्टेड ड्यू टू। अब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं कि डिजीज अगर हो रही है तो किस वजह से हो सकती है। तो पहला है लॉस ऑफ बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर ए ड्यू टू द म्यूटेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। तो देखिए, रिसेप्टर ए के केस में कोई सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि रिसेप्टर एंड लिगेंड दोनों ही इंटरनलाइज होकर सेल के अंदर चले जा रहे हैं। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन तो हो नहीं रहा है। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ही हो जाता है कि भाई जो सिग्नल बाहर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेल के अंदर भेजी गई है, लेकिन लिगेंड सेल के अंदर एंट्री नहीं लेगा, इसलिए वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। राइट, तो ए के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला है लॉस ऑफ बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर बी ड्यू टू द म्यूटेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। ये केस पॉसिबल हो सकता है कि रिसेप्टर बी क्योंकि आरटीके है, राइट, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, यानी इसका लिगेंड कभी भी सेल के अंदर नहीं जाएगा, जिस वजह से वो लिगेंड रिसेप्टर को एक्टिवेट करके सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा। तो अगर इसके एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन में म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से लिगेंड ना बाइंड कर पाए, तो इस तरीके से क्या होगा कि सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होने के कारण ही ये पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिल रहा था। तो एक क्यू ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, म्यूटेशन इन द टायरोसिन काइनेज डोमेन रेंडरिंग इट इनएक्टिव।
ये भी पॉसिबल हो सकता है कि चलो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ठीक है, लेकिन जो टायरोसिन काइनेज का जो एक्टिविटी है इंटरनल साइड में, वो क्या हो गई है, वो हमेशा के लिए इनएक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पा रहा है, राइट। क्योंकि सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए सब कुछ ठीक रहना चाहिए, एक्सटर्नल डोमेन, इंट्रासेलुलर डोमेन, तो या तो एक्सटर्नल डोमेन में प्रॉब्लम हो रही है या तो इंट्रासेलुलर डोमेन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगला म्यूटेशन इन इंट्रासेलुलर डोमेन रेंडरिंग इट इनकैपेबल ऑफ एंडोसाइटोसिस। हमने कहा था ए रिसेप्टर का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि सिग्नल ट्रांसडक्शन बी रिसेप्टर में पॉसिबल है। तो इस हिसाब से चलते हैं तो क्यू एंड आर हमारे लिए पॉसिबल हो सकते हैं। बोला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ अबव इन्फ्लुएंस डू यू थिंक द अप्रोप्रिएट फॉर द कॉज ऑफ डिजीज। आपको क्या लगता है डिजीज के लिए कौन सा कॉज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हमें क्यू और आर जो है पॉसिबल लग रहा है कि मे बी क्यू और आर रीजन जो है उस वजह से ये डिजीज हो रही है। अगला है टू स्टीरॉइड रिसेप्टर एक्स एंड वाई बोथ कंटेन अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एंड अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरॉइड रिसेप्टर है, यानी ये एक तरीके से न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो स्टीरॉइड हार्मोन रिसेप्टर है एक्स और वाई, यहाँ पे दो रिसेप्टर दे दिए हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। दोनों के पास लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है और डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, एक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब मॉडिफाइड हाइब्रिड रिसेप्टर बनाया गया जिसका नाम था एच रिसेप्टर बनाया गया। इसको इस तरीके से बनाया गया दैट कंटेन द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑफ एक्स, यानी कि ये जो एच रिसेप्टर बना है इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन जो है किसका है, एक्स का है, एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन वाई का है, एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन वाई का है। T set of cell overexpress receptor X, Y and H। तीन सेट ऑफ सेल लिए गए जिसमें कि X रिसेप्टर को, Y रिसेप्टर को और H रिसेप्टर को ओवर एक्सप्रेस किया गया। फिर देन ओवर एक्सप्रेस रिसेप्टर X, Y and H were then treated separately either with hormone X और hormone Y। और उसके बाद इनको ट्रीट किया गया किससे, हार्मोन X से एंड हार्मोन Y से। आपको एज्यूम करना है कि किसी भी टाइप की क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग इन ईच केसेस। तो अगर हम एक्स पे क्या दें, एक्स रिसेप्टर को, ये सब रिसेप्टर है, ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स देखना है। तो एक्स रिसेप्टर को अगर मैं एक्स लिगेंड दूंगी और वाई लिगेंड अगर देती हूँ, ठीक है, तो एक्स रिसेप्टर क्या करेगा, एक्स रिसेप्टर एक्स लिगेंड के फॉर्म में रिस्पॉन्स देगा, प्रेजेंस में रिस्पॉन्स देगा, वाई के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स नहीं देगा। वाई रिसेप्टर को भी क्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एक्स और वाई जो है सेपरेटली तीनों सेल के साथ ट्रीट किए गया, तो एक्स को अगर मैं, वाई रिसेप्टर को अगर मैं एक्स लिगेंड दूंगी तो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, वाई को अगर मैं वाई लिगेंड दूंगी तो मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला केस है किसका, लिगेंड का। H को अगर मैं X रिसेप्टर X लिगेंड देती हूँ, क्योंकि इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन किसका, X का है, तो उस केस में ये रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर मैं इसको Y नाम का लिगेंड देती हूँ तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब ये जो चीज हमने देखी है कि कौन सा रिस्पॉन्स देगा कौन सा रिस्पॉन्स नहीं देगा, इसी को आपको ग्राफिकल फॉर्म में पिक करना है। तो देखिए ये जो ब्लैंक वाला है दिस इज फॉर X, ठीक है, X रिसेप्टर, और ये जो ब्लैक वाला है दिस इज फॉर Y रिसेप्टर, और ये शेड वाला है हाइब्रिड रिसेप्टर। तो देखिए जब हमने हार्मोन एक्स दिया, किस किस को दिया, एक्स रिसेप्टर को, तो इसका रिस्पॉन्स हाई है। वाई रिसेप्टर का रिस्पॉन्स हाई क्यों है, जबकि ये हार्मोन एक्स है, तो यानी ये गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया ये। नेक्स्ट देखिए एक्स रिसेप्टर, एक्स हार्मोन जब मैं दे रही हूँ एज अ लिगेंड, तो एक्स रिसेप्टर का इतना रिस्पॉन्स कम है क्यों है, मतलब कि रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग इतनी कम क्यों है, ये अगेन गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हट गया। थर्ड देखिए जब मैं एक्स हार्मोन दे रही हूँ एक्स रिसेप्टर को, तो उस टाइम पे इनकी बाइंडिंग देखिए कितनी हाई है। वाई की बाइंडिंग देखिए, जब मैं वाई रिसेप्टर को एक्स हार्मोन दे रही हूँ तो इसकी बाइंडिंग बहुत लो है। जब मैं हाइब्रिड वाले को दे रही हूँ एक्स हार्मोन, तो अगेन इसकी बाइंडिंग काफी हाई है। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि हमें भी यही मिला है यहाँ पर। वाई के केस में देखिए, वाई के केस में वाई लिगेंड अगर रहता है यानी वाई हार्मोन रहता है, तो एक्स के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, एच के साथ भी बाइंडिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वाई के साथ बाइंडिंग होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई के साथ पॉजिटिव रिजल्ट हमको सिर्फ यही मिल रहा है, बाकी सब जगह गलत मतलब कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 2016 का। बोला है वन ऑफ द सेलुलर इवेंट दैट टॉर विच इज अ काइनेज पॉसिबली रेगुलेट इज द रेट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। यानी कि टॉर क्या करता है, टॉर जो कि काइनेज है, ये क्या करता है, ये
आरएनए सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। टॉर रेगुलेट द एसोसिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू दी पॉल 1 सब यूनिट। टॉर क्या करता है? टॉर एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आरएनए पॉल 1 से एसोसिएट करवाता है। ठीक है। When TOR is inhibited by drug rapamycin, इसीलिए ये पहला केस था, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है कि जब रापामाइसिन को जब आप टॉर पे अप्लाई करते हो तो टॉर इनहिबिट हो जाता है। ठीक है। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसोसिएट फ्रॉम पॉल 1, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पॉल 1 अलग हो जाता है, आरएनए पॉल 1 अलग हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलग हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, डिसोसिएट हो गया। क्योंकि इसको एसोसिएट करवाने के लिए टॉर एक्टिव चाहिए और रापामाइसिन अगर आप अप्लाई कर दे रहे हो तो रापामाइसिन इज अ इनहिबिटर ऑफ टॉर। तो रापामाइसिन अगर टॉर को इनहिबिट कर देगा तो टॉर अपना काम नहीं कर पाएगा, जो काम क्या था इसका, दैट इज टू एसोसिएट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड पॉल 1 सब यूनिट। तो यही काम वो नहीं कर पाएगा और पॉल 1 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। ये सब एक नॉर्मल फेज की कहानी बताई गई है। अब क्या किया गया है देखिए, एक ईस्ट स्ट्रेन को इंजीनियर किया गया, यानी बनाया गया एक ईस्ट के स्ट्रेन को, विच एक्सप्रेस अ फ्यूजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड द पॉल सब यूनिट। तो क्या किया गया, यहाँ पे एक ईस्ट का स्ट्रेन लिया गया। इस ईस्ट के स्ट्रेन की खासियत क्या है कि इसमें जो है पॉल 1 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो ऑलरेडी फ्यूज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, यानी परमानेंटली ये फ्यूजन फॉर्म में रहेंगे, राइट। And the level of rRNA synthesis is monitored in these cells using the pulse labeling followed rapamycin addition for the times indicated below. अब क्या किया गया, अब यहाँ पे इनका इस्तेमाल करके rRNA के सिंथेसिस को स्टडी किया गया। कब? जब रापामाइसिन ऐड किया गया था तब। और कौन कौन से टाइम में स्टडी किया गया? 0 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे एंड 40 मिनट्स पे। ठीक है। तो बोला है द ट्रांसक्रिप्ट प्रोफाइल ऑफ rRNA ऑब्जर्व फॉर द वाइल्ड टाइप सेल इज गिवन बिलो। यानी कि अगर एक वाइल्ड टाइप सेल को ग्रो किया जाता, ठीक है, और उसमें रापामाइसिन अगर ऐड किया जाता तो हमको 0 मिनट पे इतना एक्सप्रेशन मिलता और 40 मिनट्स पे जो है इतना एक्सप्रेशन मिलता। लेकिन आपको क्या बताना है कि ये जो rRNA का प्रोफाइल है, क्योंकि वाइल्ड टाइप में क्या केस होगा, वाइल्ड टाइप में भाई टॉर चाहिए क्या करने के लिए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड पॉल 1 का एसोसिएशन करवा के देन आरआरएनए सिंथेसिस करवाने के लिए, क्योंकि जब ये दोनों एसोसिएटेड रहेंगे तभी आरआरएनए का सिंथेसिस करेंगे। फाइन। और अगर आप इसमें रापामाइसिन ऐड कर दे रहे हो तो ये टॉर को इनहिबिट कर दे रहा है, तो ये डिसोसिएशन हट जाएगा। इसीलिए जब 0 मिनट है तो आपको आरआरएनए का सिंथेसिस देखने को मिल रहा है, लेकिन 40 मिनट के बाद आरआरएनए के सिंथेसिस का जो लेवल है, प्रोफाइलिंग देखिए एकदम लाइट कलर की आई है बैंड, दैट इज इंडिकेशन कि आरआरएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है। ये किस केस में? ये है वाइल्ड टाइप का। लेकिन आपने क्या किया है, आपने एक ईस्ट के स्ट्रेन को इंजीनियर्ड किया है, राइट। एक इंजीनियर्ड स्ट्रेन आपने लिया है जिसमें आपने कुछ बदलाव किए हैं अपने जरूरत के अनुसार। तो ईस्ट स्ट्रेन का केस क्या है कि देखिए, मतलब जो काम टॉर कर रहा था वो काम हमने इंजीनियरिंग के द्वारा कर दिया। यानी हमें एक्चुअल में पॉल 1 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फ्यूज करने के लिए वी डोंट नीड टॉर। इसीलिए अगर इस सेल में हम रापामाइसिन ऐड भी करते हैं तो रापामाइसिन टॉर को अगर इनहिबिट भी कर रहा है, बट हमें तो ईस्ट के स्ट्रेन में टॉर की जरूरत नहीं है। तो रापामाइसिन अगर टॉर को इनहिबिट भी कर देगा उसके बावजूद भी हमको आरआरएनए का सिंथेसिस अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि जिस वजह से हमको आरआरएनए का सिंथेसिस मिल रहा है वो है पॉल 1 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फ्यूज्ड फॉर्म, जो कि हमने बाई मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने यहाँ पे परमानेंटली उसको फ्यूज कर लिया है। मतलब हमने टॉर की जरूरत ही खत्म कर दी है। तो अब चाहे सेल में आप रापामाइसिन दो या ना दो, हमारे इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको टॉर की ही जरूरत नहीं है। तो टॉर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से चाहे हमारा 0 मिनट की बात हो, 20 मिनट की बात हो या 40 मिनट्स की बात हो, तीनों ही केसेस में हमको इक्वल एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज आरआरएनए का। तो अगर इस क्वेश्चन के अनुसार चले तो हमको सेकंड ऑप्शन हम लोग का मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि कोई भी टाइम हो आरआरएनए का सिंथेसिस हमको अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि कोई भी फैक्टर के द्वारा ये सिंथेसिस इनहिबिट नहीं किया जा रहा है अभी फिलहाल में। और रापामाइसिन अप्लाई किया गया तो वो टॉर को इनहिबिट करेगा, बट टॉर इज नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ रोल इन दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट स्ट्रेन। ठीक है। अगला सवाल अगेन,
A specific mitogen activated protein kinase that is MAPK cascade comprising MEK-K1, a MAP3 kinase, MKK1, which is a MAP2 kinase, and MPK6, a MAP kinase, is activated sequentially in that order in the Arabidopsis plant upon receiving a certain abiotic stress stimuli. Okay, तो चलिए इसको बनाते हैं कि अगर abiotic स्ट्रेस मिलता है तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले जो है मैक1 का एक्टिवेशन होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं मैप3। नेक्स्ट एक्टिवेट कौन होगा, दैट इज मैप2, दैट इज MKK1, और तीसरा एक्टिवेट होगा दैट इज MPK6। ठीक है, The activated MPK6, अच्छा activated MPK6 क्या कर रहा है, it will phosphorylate and activate the transcription factor X, और ये क्या कर रहा है, ये phosphorylate कर रहा है किसको, X नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर रहा है। ओके, thereby making plant tolerant to abiotic stress। अच्छा, तो जब X एक्टिवेट हो जा रहा है तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, प्लांट टॉलरेंस गेन कर ले रहा है उस एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। ओके, ये है क्या, ये है नॉर्मल पाथवे जो कि चल रहा है प्लांट में। आपसे क्या पूछा गया है, टू डिफरेंट वेरिएंट ऑफ MKK1 प्रोटीन, MKK1 प्रोटीन के दो वेरिएंट बनाए गए। MKK1 यानी कि MAP2 काइनेज। MKK1 के दो वेरिएंट बनाए गए। पहला वेरिएंट कौन सा है, अ काइनेज इनएक्टिव यानी KI एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव CA। ठीक है, तो देखिए काइनेज इनएक्टिव है यानी ये हमेशा ही इनएक्टिव रहेगा, ये एक म्यूटेंट बनाया गया, और ये एक कंस्टिट्यूटिव एक्टिव बनाया गया यानी कि लगातार दैट इज कंटिन्यूसली ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, फॉर्म वेर एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन MKK1 म्यूटेंट अराबिडोप्सिस प्लांट। ठीक है, तो MKK1 म्यूटेंट में जो है ये दो टाइप के वेरिएंट हमको देखने को मिल रहा है, और ये इंडिपेंडेंट तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है। आपको बताना है कंसिडरिंग द अबव फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आपको ये बताना है एक्चुअल में कि जब स्टिमुलस मिलेगा तो इन दोनों म्यूटेंट में से कौन सा म्यूटेंट एक्टिवेट होगा या कौन सा म्यूटेंट एक्टिवेट नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ X एक्टिवेट होगा या नहीं। तो देखिए अगर मैं KI की बात करूं, तो KI को अगर एबायोटिक स्ट्रेस, लेट्स कंसीडर दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस, राइट। तो अगर आप इसको स्टिमुलस दे रहे हो, लेकिन क्योंकि ये परमानेंटली इनएक्टिव म्यूटेंट फॉर्म है, तो क्या आपको X मिलेगा, X का एक्टिवेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो X मैंने डाउन एरो के साथ दिखा दिया। और अगर मान लीजिए अगर आप इसे स्टिमुलस नहीं भी दे रहे हो, उस केस में भी X हमेशा इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि ये म्यूटेंट ही ऐसा है जो KI हमेशा मतलब एक तरीके से इनएक्टिव रहेगा। तो आप कोई भी स्टिमुलस दे लो, जो दे दीजिए आप, जो काइनेज का एक्टिवेशन है वो नहीं होगा, और काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि MKK1 का म्यूटेंट फॉर्म है, यानी इस पोजीशन के बाद जो है कोई चीज एक्टिवेट नहीं होगी KI में। दूसरा देखिए, अगर मैं CA को लेती हूं, तो CA को अगर मैं स्टिमुलस देती हूं तो भी ये X का एक्टिवेशन करवाएगा, क्योंकि ये कंस्टिट्यूटिव एक्टिव है। और अगर मैं इसको स्टिमुलस नहीं भी देती हूँ, उस केस में भी ये लगातार X का एक्टिवेशन करवाएगा, और X का एक्टिवेशन करवाएगा तो सीधी सी बात है प्लांट टॉलरेंस गेन करेगा। ये है दो रिजल्ट। अब हमको देखना है कि हमको क्वेश्चन में किस फॉर्म में रिजल्ट पूछा है। पहला बोला है X will be activated even in the absence of stimuli in the CA plant, यानी ये रहा CA प्लांट। बोला है कि X एक्टिवेट होगा अगर, यानी ये वाले लास्ट केस की बात की गई है, स्टिमुलस एब्सेंट रहा फिर भी X एक्टिवेट होगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। आपसे पूछा था करेक्ट कौन सा होगा। अगला देखिए, X will not be activated in the absence of stimuli in CA, बिल्कुल गलत, बिल्कुल एक्टिवेट हो रहा है। आप डायग्राम में देख लीजिए, X will be activated in the absence of stimuli in KI plant। KI प्लांट में तो किसी भी केस में एक्टिवेशन नहीं होगा और प्लांट टॉलरेंस गेन नहीं करेगा। दैट इज इस केस में जो है नो टॉलरेंस इन प्लांट, इसमें टॉलरेंस ही गेन नहीं करेगा, और इसमें हर हाल में टॉलरेंस गेन करेगा प्लांट। ये काफी बढ़िया सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन था, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ा सा पाथवे, थोड़ी सी इधर उधर की कहानियां मिक्स करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन रेडी किया जाता है। अगला है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेल।
एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत जो है लगभग मैक्सिमम ही सेल को होती है। EGF receptor is a transmembrane protein having an extracellular ligand binding domain, a transmembrane domain and a cytosolic domain of protein tyrosine kinase. तो यहाँ पे RTK के बारे में सब कुछ बोला गया, ठीक है, कि RTK जो होता है RTK उसके पास ligand binding domain होता है, एक बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है और अंदर की तरफ जो है दैट इज टाइरोसिन प्रोटीन टाइरोसिन काइनेज डोमेन होता है, यानी इंट्रासेलुलर डोमेन की बात की गई जो हमने जनरली पढ़ा है। बोला है बाइंडिंग ऑफ EGF टू द रिसेप्टर इट विल एक्टिवेट द PTK रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्रू द इंट्रासेलुलर ट्रांसड्यूसर। जैसे ही रिसेप्टर से लिगेंड बाइंड करता है RTK एक्टिवेट होता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन करता है इंट्रासेलुलर साइड में। अब क्वेश्चन अब यहां से शुरू हो रहा है, दैट इज इन अ टाइप ए सेल, यानी एक ए सेल है, क्या किया गया है इसके साथ, मच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन इज डिलीटेड, इसका जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है उसे डिलीट कर दिया गया है बाय प्रोटीएज सच दैट साइटोसोलिक डोमेन ऑफ PTK बिकम कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव, और इसका जो PTK है वो क्या है, वो कंटिन्यूअसली एक्टिव है, कंटिन्यूअस एक्टिव, ठीक है, यानी इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन डिलीट कर दिया गया है लेकिन इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन हमेशा एक्टिव है, ऐसा म्यूटेशन क्रिएट करवा दिया गया है ए सेल में। इसके बाद एक और सेल है बी सेल हैविंग अ नॉर्मल EGF रिसेप्टर, ये एकदम नॉर्मल है। What will be the best fit graph for the growth of culture of a cell A and B in a complete medium in presence and absence of EGF? तो सीधी सी बात है, आपको दोनों का रिस्पॉन्स बताना है। तो देखिए ए के केस में अगर देखा जाए तो ए को आप अगर EGF देते हैं तो भी जो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स वो हाई मिलेगा, और अगर आप इसको EGF नहीं भी देते हैं तो भी रिस्पॉन्स हाई मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा EGF जो कि लिगेंड है, लिगेंड की जरूरत तब पड़ती है एक रिसेप्टर को जब रिसेप्टर एक्टिवेट होके अपना साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिवेट करना चाहता है। लेकिन ये जो ए है, जो ए सेल बनाया गया है, इसका तो जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, टाइरोसिन काइनेज जो डोमेन है, वो तो लगातार एक्टिवेटेड है, यानी रिसेप्टर रहे तो भी वो एक्टिव, सॉरी लिगेंड रहे तो भी वो एक्टिवेटेड है, लिगेंड ना रहे तो भी वो एक्टिवेटेड है, मतलब उसको लिगेंड की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे आप लिगेंड दीजिए या नहीं दीजिए, रिस्पॉन्स हमेशा चलेगा क्योंकि उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन हमेशा के लिए एक्टिव हो गया है। लेकिन बी के साथ क्या है, बी के साथ क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसीलिए अगर आप इसको EGF देते हैं, अगर आप इसको EGF देते हैं तभी रिस्पॉन्स हाई जाएगा, और अगर आप इसको EGF नहीं देते हैं तो इसका रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा और रिस्पॉन्स लो चला जाएगा। अब ऐसा ग्राफ हमको पिक कर लेना है। पहला देखिए ग्राफ जो है ए के लिए बोला है कि EGF रहे या ना रहे, ए का रिस्पॉन्स देखिए कितना हाई गया है, तो बिल्कुल सही है। बी का रिस्पॉन्स हाई तब गया है जब EGF प्रेजेंट है, ये भी सही है। जब EGF नहीं है तो बी का रिस्पॉन्स देखिए कितना लो गया है, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स लो प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। यहाँ पे ए और बी के लिए जब EGF प्रेजेंट है तो हाई गया है, ठीक है, लेकिन ए में जो है EGF जब नहीं है तो भी इसको हाई जाना चाहिए, लो कैसे हुआ, तो इसलिए ये सेकंड ग्राफ गलत हो गया। थर्ड में देखिए बी हाई गया है, EGF के प्रेजेंट में बिल्कुल जाएगा, लेकिन ए इतने लो कैसे हो गए हैं, ए में तो कंटिन्यूअस एक्टिव रहने का म्यूटेशन होकर रखा है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। और यहाँ देखिए बी जो है इतना हाई चला गया इवन इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ऐसा कैसे हो सकता है, वो नॉर्मल रिसेप्टर है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। अगला 2023 का क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर ए वाज स्विच्ड विद द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन ऑफ अनदर रिसेप्टर बी टू क्रिएट अ काइमेरिक रिसेप्टर। अच्छा, तो एक ए रिसेप्टर था, ठीक है, एक ए रिसेप्टर है, इसका जो दैट इज लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है, इसको स्विच कर दिया गया, स्विच विथ बी, यानी बी रिसेप्टर का जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो ए पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए, लेकिन आगे क्या बोला, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ डोमेन इन द काइमेरिक रिसेप्टर। डोमेन जो फंक्शनल डोमेन है, मतलब कि रिसेप्टर में ऐसा डोमेन जो कि फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो सेम है, बस लिगेंड बाइंडिंग डोमेन चेंज हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फॉर रिसेप्टर बी? तो कहानी क्या हुई है, मान लीजिए ये रिसेप्टर ए था, ठीक है, ये इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन
ये इसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और ये है इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो ये था ए। अब क्या किया गया है, बी के साथ इसको स्विच किया गया है, तो इसका बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे बी रिसेप्टर का लिगेंड बाइंडिंग डोमेन आ गया है। तो बोला है कि अगर हम, ये रहा बी का लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लेकिन जो फंक्शनल डोमेन है, फंक्शनल डोमेन, उसके ऊपर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी रिसेप्टर का वो डोमेन जो कि फंक्शन करेगा, जो कि रेगुलेट करेगा पाथवे को, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो अगर बोला जा रहा है इन दैट केस, अगर हम बी लिगेंड को देते हैं इस काइमेरिक रिसेप्टर पे, ये जो रिसेप्टर बना है दैट इज, दिस इज अ काइमेरिक रिसेप्टर, तो उस केस में क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा होता है तो भले ही बी लिगेंड से आके, बी लिगेंड जो है ये रिसेप्टर पे बाइंड जरूर करेगा, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम एरिया में जो फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, इसका रिस्पॉन्स देंगे, वो एक्चुअल में यहाँ पे बी जरूर बाइंड कर रहा है, लेकिन जो पाथवे रन करेगा, पाथवे रन करेगा वो किसके लिए होगा? पाथवे फॉर ए ही होगा, क्योंकि जो फंक्शनल डोमेन है बोला है कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो फंक्शनल डोमेन वैसे ही काम करेगा जैसे वो रिसेप्टर ए में काम कर रहा था। तो बोला है लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे, यस, नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय द रिसेप्टर ए, बिल्कुल रिसेप्टर ए के द्वारा जो पाथवे ट्रिगर होना था वही पाथवे अभी भी ट्रिगर होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। बोला इट विल बी ट्रिगर्ड बाय बी, नो, काइमेरिक रिसेप्टर विल फेल टू ट्रांसड्यूस, बिल्कुल नहीं, काइमेरिक रिसेप्टर विल कॉज द कंस्टिट्यूटिव एक्टिवेशन, नहीं, तो वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, विच the following pattern of gene expression were obtained after activating Notch1 receptor with two different ligand, that is D21 and D24। ये दो लिगेंड है, that is delta 21 and delta 24। इनका रिसेप्टर है एक ही है, दैट इज Notch1 रिसेप्टर। ये 2023 का क्वेश्चन है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन डायग्राम से रिलेटेड। अब क्या है, डायग्राम पे पहले माथा पच्ची करने से बेटर है ऑप्शन वाइज चलिए, क्योंकि हम खाली डायग्राम पे जब फोकस करेंगे ना तो हम बहुत सारी कहानियां बना सकते हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन के साथ साथ चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमको पता है कि 4 ऑप्शन है, मतलब 4 तरीके से ही बस हमें सोचना है, उससे ज्यादा तरीके से नहीं सोचना है। तो पहला है द नॉच पाथवे लिगेंड D21 एंड D24 both bind to the Notch1, D24 and D21 both bind to the Notch1। हाँ, दोनों Notch1 से bind कर रहे हैं, ठीक है, but activate different downstream effector with similar dynamics। नीचे की तरफ different डाउनस्ट्रीम इफेक्टर एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, विद सिमिलर डायनामिक्स। सिमिलर डायनामिक्स कहाँ है? देखिए यहाँ पे तो ये डिफरेंट डायनामिक्स है, राइट, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अगला देखिए, D21 इंड्यूस सस्टेन रेस्पॉन्स, D21 ये वाला, यानी ये वाला D21 जो है रेस्पॉन्स क्या दे रहा है? सस्टेन दे रहा है। ये सस्टेन रेस्पॉन्स है, ये तो फ्लक्चुएटिंग है, तो एम्पलीट्यूड का रेस्पॉन्स मतलब प्रॉपर ढंग से नहीं जा रहा है, राइट, तो ये सस्टेन रेस्पॉन्स नहीं है। विच प्रिफरेंशियली एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन टारगेट HES1। HES1 तो कर रहा है बट ये सस्टेन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, D24 इंड्यूस दैट इज pulsatile response in response to the NICD which are required for activating HEY1। okay, D24 ये रहा, ये पल्सेटाइल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पल्स देखिए, पल्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट, यहाँ पे तो सस्टेन कर रहा है तरीके से, तो ये पूरा उल्टा, मतलब इधर वाला स्टेटमेंट इधर बोल दिया, इधर वाला स्टेटमेंट इधर बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया। पल्सेटाइल रिस्पॉन्स नहीं है, सस्टेन रिस्पॉन्स है, और दैट इज D21 में जो है पल्सेटाइल रिस्पॉन्स था। लास्ट देखिए, द नॉच पाथवे लिगेंड D21 एंड D24 बोथ बाइंड टू द Notch1, yes, receptor but activate the downstream effector NICID, yes, नीचे की तरफ NICD इफेक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, बिल्कुल सही, विद डिफरेंट डायनामिक्स, एग्जैक्टली, डायनामिक्स दोनों का डिफरेंट है, आप देख सकते हैं दोनों के एक्टिवेट होने का तरीका अलग है, तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इफेक्टर तो वो सेम ही एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज NICD को, लेकिन जो डायनामिक्स है वो डिफरेंट होगा। अगला सवाल देखिए, 2023 का है ये, अगेन ये भी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ERK इज अ मैप काइनेज, ओके, चलिए इसको बनाते हैं, बिना बनाए नहीं सॉल्व होगा ये। ERK इज अ मैप काइनेज, ERK जो है ERK5 ये एक काइनेज है, ठीक है, एंड इज एक्टिवेटेड अपॉन फॉस्फोराइलेशन बाय MEC5। अच्छा,
ये जो है तब एक्टिवेट होता है जब फॉस्फोराइलेशन किया जाता है किसके द्वारा, मैक 5 के द्वारा। मैक 5 बाइंड विथ दैट इज मैक K2 व्हेन को एक्सप्रेस्ड। अच्छा, और ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैक K2 के साथ को एक्सप्रेस होकर तब जाके ERK5 को एक्टिवेट कर रहा है। और ERK5 कैसे एक्टिवेट हो रहा है, अपने फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। अब एक सेल लिया गया दैट इज HEK293 सेल लिया गया, इस सेल का नाम है, वे ट्रांसफेक्टेड विद द प्लाज्मिड इनकोडिंग ERK5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे प्लाज्मिड लिया गया है जिसमें कि जो कि इनकोड कर रहा है ERK5 को। ठीक है, ये प्लाज्मिड लिया गया जो कि ERK5 को इनकोड कर रहा है। फाइन, विद द प्लाज्मिड इनकोडिंग ईदर, ओके, विद अ प्लाज्मिड इनकोडिंग ईदर, यानी अलग से एक और प्लाज्मिड है जो कि क्या कर रहा है, जो कि इनकोड कर रहा है मैक 5 को अकेले, मैक 5 अलोन, या फिर दैट इज मैक K2 अलोन, या फिर दोनों, दैट इज मैक 5 एंड MEKK2, या फिर बोथ इन अ म्यूटेड फॉर्म, दैट इज MEKK2 एंड MEK5 mutant. Okay. Now the lysate transfected cell were analyzed by Western blotting using the anti-ERK5 antibody as shown below. अब क्या किया गया है, अब इस लाइसेट को जो एक तरीके से वेस्टर्न ब्लॉटिंग करके उसमें anti-ERK5 एंटीबॉडी दिया गया है और इस टाइप के कुछ बैंड्स देखने को मिले हैं। ओके, उसके बाद कुछ यहाँ पे कंक्लूजन को ड्रॉ किया गया है जो कि नीचे मेंशन है और आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफाइलिंग इज करेक्ट। अब क्या करना है, अब आपको खाली प्रोफाइलिंग पे अपना ध्यान नहीं देना है, आप ऑप्शन पढ़ते जाइए और प्रोफाइलिंग पे उसके बाद ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, कम टाइम में आप सही ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। जैसे पहला है फुल एक्टिवेशन ऑफ अ ERK5 रिक्वायर बोथ मैक K2 एंड मैक 5। तो देखिए फुल एक्टिवेशन यानी फॉस्फोराइलेटेड ERK, तो फॉस्फोराइलेटेड ERK का देखिए डार्केस्ट जो बैंड है वो हमको यहाँ मिला है। और ये कौन सा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड वो है जो कि मैक K2 एंड मैक 5 दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे केस में ही हमको फुल्ली एक्टिवेटेड ERK5 मिला है। सो इट इज अ इंडिकेशन कि फुल एक्टिवेशन अगर ERK5 का चाहिए तो हमको मैक K2 एंड मैक 5 दोनों का जो है प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो अगर इस बात पे चलते हैं हम, तो ये स्टेटमेंट हमको ट्रू लग रहा है क्योंकि ये ग्राफ के साथ भी, आई मीन टू से प्रोफाइलिंग के साथ भी मैच कर रहा है, वेस्टर्न ब्लॉट की जो प्रोफाइल है उसके साथ भी मैच कर रहा है। अगला देखिए phosphorylation with MEK-K2, phosphorylation with MEK-K2 alone suggests that it can activate ERK without MEK5। देखिए अब MEK-K2 जो है, ये देखिए ये ERK को फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में पूरा नहीं पहुंचा पाया है, पार्शली पहुंचा पाया है, राइट। तो यानी ये अकेले काफी नहीं है, बोल रहा है कि अलोन अकेले काफी है ये एक्टिवेट करने के लिए ERK5 को, बट ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए difference in the level of phosphorylation with MEK-K2 alone and MEK-K2 plus MEK5 is due to the more phosphorylation at the same site। तो बोला है कि डिफरेंस मतलब फॉस्फोराइलेशन के लेवल में डिफरेंस आ गया है जिसकी वजह से MEK-K2 अकेला और जो कॉम्बिनेशन है उसमें डिफरेंसेस मिले हैं क्योंकि उनका फॉस्फोराइलेशन जो है वो ड्यू टू द मोर फॉस्फोराइलेशन एट द सेम साइट पे होता है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट कंसिडर करें तो ये स्टेटमेंट हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम होल्ड पे डाल सकते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखिए फॉस्फोराइलेशन विद ओनली MEK-K2, only MEK-K2, अच्छा, transfection suggests that it might be associated with endogenous MEK5 to get partially activated leading to the ERK5 phosphorylation to some extent। exactly, क्योंकि ये इतना हल्का बैंड हमको बता रहा है कि ये अकेले शायद इसको partially एक्टिवेट कर पा रहा है, राइट, लेकिन MEK5 की जरूरत है ताकि फुल्ली एक्टिवेट कर पाए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू लग रहा है जो कि हमको प्रोफाइल के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। लास्ट देखिए MEK5AA जो कि म्यूटेंट है, might be a dominant negative mutant of MEK5 which prevent the signaling through active endogenous MEK5। yes, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो अगर ये देखें तो हमको फिर ये भी सही लग रहा है, ट्रू लग रहा है ये। तो अगर हम इस बेसिस पे चलते हैं तो हमको A सही लगा, D एकदम कंफर्म लगा एंड E भी कंफर्म लगा, तो ADE, अगर ADE पे चलते हैं तो हमको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक लग रहा है।
राइट और यहाँ पे जो हमने कहा डिफरेंस इन द लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन विद MEG KK2 अलोन एंड MEG K2 एंड MEG 5 इज ड्यू टू द मोर फॉस्फोराइलेशन एट द सेम साइट, तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है अगेन 2023 से, टू प्रोटीन काइनेज दैट इज K1 K2, ठीक है, K1 K2 इट रेगुलेट अ इंट्रासेलुलर पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल। The following observation were made regarding the pathway. K1 K2 प्रोटीन काइनेज है जो कि इंट्रासेलुलर पाथवे को रेगुलेट करते हैं जब उनका एक्स्ट्रासेलुलर तरीके से सिग्नल मिलता है। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। बोला है कि रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल व्हेन अ म्यूटेशन परमानेंटली एक्टिवेट्स K1। अच्छा, मतलब कि पहला केस क्या है, पहला केस है कि K1 एक्टिव है परमानेंटली, K1 एक्टिव है परमानेंटली और उस टाइम पे नो एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल यानी नो लिगेंड, कोई लिगेंड नहीं है, तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स दे रहा है। यानी कि जब K1 परमानेंटली एक्टिव है तो लिगेंड उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला केस ये है। सेकेंड देखिए, response is observed even in the absence of extracellular signal when K1 contain an activating mutation and K2 has an inactivating mutation। तो K1 जो है, K1 में म्यूटेशन ऐसा है कि ये परमानेंटली एक्टिव है एंड K2 जो है वो परमानेंटली इनएक्टिव है। उस केस में भी क्या हो रहा है, जब आप लिगेंड नहीं दे रहे हो, नो लिगेंड, उस केस में भी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तीसरा केस देखिए, नो रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल व्हेन K2 इज इनएक्टिव बाय म्यूटेशन। यानी K2 जो है ये इनएक्टिव है उस केस में जब आप लिगेंड दे रहे हो तब भी जो है नो रिस्पॉन्स। एक्चुअल में देखा जाए तो सारा खेल थर्ड स्टेटमेंट ने ले लिया। थर्ड स्टेटमेंट से हमको एक्चुअली पूरी बात समझ में आ रही है। लास्ट देखिए, रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल व्हेन बोथ काइनेज इज एक्टिवेटेड बाय म्यूटेशन। यानी फोर्थ केस में क्या हो गया, K1 भी एक्टिव है एंड K2 भी एक्टिव है। उस केस में जब देयर इज नो लिगेंड, कोई लिगेंड नहीं है, तो भी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। राइट तो देखिए, जहां पे भी लिगेंड मतलब जहां पे K1 का एक्टिवेशन हुआ है, K1 देखिए पहले केस में K1 एक्टिवेटेड, वहां पे कहीं भी लिगेंड की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे K2 इनएक्टिवेटेड हुआ है वहां पे लिगेंड है तो भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि K1 इनहिबिट करता है K2 को, नहीं, K2 इनहिबिट करता है K1 को। इनहिबिशन का यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। K1 एक्टिवेट करता है K2 को, ये भी नहीं पता चल रहा है। K2 एक्टिवेट करता है K1 को, ये चीज कंफर्म हो रही है। क्योंकि आप खुद देखिए, जब K2 इनएक्टिव है उस केस में सारा रिस्पॉन्स रुक गया है, यानी K2 यहाँ सुपीरियर है। राइट, K2 यहाँ पे सुपीरियर है। तो K2 जब एक्टिवेटेड रहता है तो वो K1 को एक्टिवेट करता है, फिर K1 रिस्पॉन्स क्रिएट करता है एक तरीके से। इसलिए जब K2 इनएक्टिव है, लिगेंड रहने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, सारा गेम जो है इस थर्ड ऑप्शन ने जीत लिया। इस वजह से वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज K2 एक्टिवेट्स K1। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस जो कि हमने एंजाइम लिंक रिसेप्टर से लिए थे। काफी सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी सॉल्यूशन जो है निकाला होगा और एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। So thank you so much everyone. We'll see you soon in the next session.